एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 में हम जानेंगे किंगडम्स, किंग्स और अर्ली रिपब्लिक के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि वैदिक काल के जो राजा होते थे उनका ना तो साम्राज्य होता था, ना ही वे महलों में रहते थे और ना ही वे कर वसूलते थे। वैदिक काल में जो युद्ध होती थी वो ज़्यादातर ज़मीन कैप्चर करने के लिए और जो कैटल्स होते थे, मवेशी, उनको कैप्चर करने के लिए लड़ा जाता था। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जब जो कुछ लोग थे वो अश्वमेध यज्ञ करके ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। धीरे धीरे साम्राज्य बना, जनपद बना, महाजनपद बना। तो इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। आज के ज़माने में लीडर का जो चुनाव होता है वो मतदान के जरिए होता है, वोटिंग के जरिए होता है। लेकिन लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब ये यज्ञ कौन सा था? तो उसको अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता था उससे उस राजा को लड़ाई करनी पड़ती थी। और अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ में। और यह जो यज्ञ होता था ये विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, और इसके लिए जो पुरोहित होते थे उनको उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ये जो आयोजन होता था अश्वमेध यज्ञ का, इसमें राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। और युद्ध क्षेत्र के टाइम में जो राजा का सारथी होता था वो यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों और अन्य गुणों का गुणगान करता था। और राजा के रिलेटिव्स जैसे उनकी रानियां और उनके पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और यज्ञ में जो राजा आमंत्रित होते थे उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। और विष और वैश्य, पिछले चैप्टर में हमने जाना था कि जनता और समुदाय के लिए जन और विष जैसे शब्द का यूज किया जाता था वैदिक काल में। तो विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग जो थे वो उपहार लाते थे, और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब जानते हैं वर्ण के बारे में। तो उस टाइम का जो समाज होता था वो 4 वर्ग में विभाजित था वर्ण के आधार पर: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम होता था वेद पढ़ाना और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें गिफ्ट्स मिलता था, उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और जो वैश्य होते थे वो फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे और ट्रेडर्स होते थे। और जो शूद्र होते थे उनका काम, जो ये 3 ग्रुप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों ग्रुप का सेवा करना होता था। तो ये था चारों वर्णों के बारे में जिसके आधार पर समाज बटा हुआ था। और ये वर्ण का जो निर्धारण होता था वो जन्म के आधार पर होता था। अब जानेंगे जनपद के बारे में। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जन मतलब जनता, वो जहाँ रहते थे उनको कहा जाता था जनपद।
तो महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर के बारे में दिया गया है, जैसे कि हस्तिनापुर, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेरा, ये सब महत्वपूर्ण जनपद है जिसकी खुदाई आर्कियोलॉजिस्ट ने की है। यहाँ के खुदाई से पता चला है कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, अर्थन पॉट्स बनाते थे। इसमें से कुछ ग्रे कलर के होते थे और कुछ रेड कलर के। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको एक स्पेशल टाइप का पॉटरी मिला है, मिट्टी का घड़ा, जिसको कि पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये ग्रे कलर का है और इस पे कुछ डिजाइन बनाए गए हैं, डिजाइन पेंट किए गए हैं, जैसे कि सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये सब इस पे डिजाइन किया हुआ है पेंटेड ग्रेवेयर पे। जैसा कि एक बर्तन यहाँ पे दिखाया गया है जो पेंटेड ग्रेवेयर से बना हुआ है। पेंटेड ग्रेवेयर से बने हुए बर्तनों में ज़्यादातर प्लेट्स और बॉल्स मिले हैं, ज़्यादातर ये बनाया जाता था और ये टच करने पे बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है इसका सरफेस। शायद हो सकता है कि स्पेशल ओकेजन पे खाना परोसने के लिए इसका यूज किया जाता होगा। अब जानते हैं महाजनपद के बारे में। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे दूसरे जनपद के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ये मैप दिया हुआ है, इसमें कुछ महाजनपद दिए हुए हैं, जैसे कि अवंती जो कि उज्जैन में था, उसके बाद कौशाम्बी, वैशाली, मगध, हस्तिनापुर और तक्षशिला, ये सब महाजनपद में आते थे। इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, उसको घेरा गया था चारों ओर से। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये जो किलाबंदी करते थे, फोर्टिफाई करते थे, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया होगा, या फिर जो किले के अंदर लोग रहते थे और उस क्षेत्र पर उन लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए किलाबंदी किया होगा। इससे उन लोगों को और उस एरिया पर कंट्रोल करना उनके लिए सरल हो जाता होगा किलाबंदी से। ये जो चित्र दिया हुआ है ये है कौशाम्बी किले की दीवार। ये चित्र जो है अभी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के इलाहाबाद के पास से मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था और इस टाइम राजा सेना भी रखने लगे थे और सिपाहियों को पूरे साल तक नियमित वेतन देकर रखते थे और कुछ जो पैसा देते थे, जो भुगतान करते थे, वो शायद आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्का मतलब पंच मार्क क्वाइन, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है पेज नंबर 75 पे। ये है पंच मार्क क्वाइन, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। चूँकि महाजनपद के जो राजा होते थे वो विशाल किले बनवाते थे, फोर्ट बनाते थे
और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, रिसोर्सेज चाहिए होता था और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। और इसलिए महाजनपद के जो राजा थे वो समय समय पर लाए गए उपहारों, पहले जो उपहार उनको मिलता था उस पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब देखते हैं किस किस तरह का ये टैक्स लेते थे। तो फसलों पर टैक्स लेते थे, क्रॉप्स पर। उसके बाद जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उन पर टैक्स लेते थे, कारीगर पर। तो फसल पर जो कर था वो उपज का 1/6 भाग था, जिसे भाग कहा जाता था। और जो कारीगर पर जो कर था, तो कारीगरों को श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। हर्डर्स जो होते थे वो पशुपालक एनिमल्स के रूप में, और एनिमल से जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था उसके रूप में वो टैक्स पे करते थे। और ट्रेडर्स को जो वो ट्रेड करते थे, खरीद बिक्री करते थे, उस पर भी वो टैक्स देते थे, टैक्स पे करते थे। हंटर्स और गैदरर्स को जो फॉरेस्ट से जो भी सामान मिलता था उसको राजा को देना पड़ता था टैक्स के रूप में। इतने सारे सेक्टर्स से राजा को टैक्स मिलता था। इस टाइम में एग्रीकल्चर में दो बड़े परिवर्तन आए, दो मेजर चेंजेज आए। पहला था कि जो प्लॉसेयर्स था उनका जो प्लॉ का जो हल का जो प्लॉसेयर्स होता था, फाल जो होता था वो पहले लकड़ी का होता था, लेकिन धीरे धीरे अब आयरन का बनने लगा। आयरन के बनने से फायदा ये हुआ कि जो हार्ड जो सॉइल होता था उसको भी आसानी से जोता जा सकता था, जिससे अब पैदावार और ज़्यादा बढ़ गई, फसल और ज़्यादा, अनाज ज़्यादा उगने लगा। और दूसरा परिवर्तन जो था वो ट्रांसप्लांटेशन था। पहले धान के बीजों को, पैडी के बीजों को छिड़क कर पैडी उपजाया जाता था, लेकिन अब उसका रोपण किया जाने लगा। मतलब खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। और अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अब दो महाजनपद मगध और वजी के बारे में यहाँ दिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। पहले मगध को देखते हैं मैप 4 पे। ये है मगध, जो कि अब बिहार है। बहुत सारी नदियां जैसे कि गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, और ये नदियां ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और लैंड को फर्टाइल, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का जो एक पार्ट था वो जंगलों से भरा हुआ था, फॉरेस्ट था पूरा। उसमें जो हाथी होते थे, एलिफेंट्स होते थे, उनको कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था और आर्मी के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। और फॉरेस्ट से घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए और रथ बनाने के लिए, चैरियट बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थी। इसके अलावा इस रीजन में आयरन ओर माइंस भी था, लौह अयस्क का खाद्यान्न, जहाँ से लोहे का उपयोग मजबूत टूल्स, स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने में किया जाता था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। ये हर्यक वंश से थे और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ये अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। इसके अलावा महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये नंद वंश से थे और इन्होंने ही नंद वंश की स्थापना की थी। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिमी भाग तक, नॉर्थ वेस्ट तक इनका कंट्रोल था।
बिहार में राजगृह जो कि आधुनिक राजगीर है कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र जो कि आज पटना है उसको राजधानी बनाया गया। तो मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी और बाद में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी बनी। लगभग 2300 साल पहले रूलर अलेक्जेंडर जो कि यूरोप के मैसिडोनिया से था वो विश्व विजेता बनना चाहता था, वर्ल्ड कॉन्केरर। हालांकि वो पूरे वर्ल्ड को तो नहीं जीत पाया लेकिन इजिप्ट के पार्ट्स और वेस्ट एशिया के पार्ट्स को वो जीत लिया था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बीज नदी के किनारे तक पहुंचा था। लेकिन उसको ये जो ब्यास नदी है इसके किनारे से ही लौट जाना पड़ा क्योंकि जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब हम जानते हैं वज्जी के बारे में। अब तक हमने जाना कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था और इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य भी था जिसकी राजधानी थी वैशाली जो कि बिहार में ही है। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये जो राजा होते थे ये सारे एक साथ ही रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे और ये सभाओं, असेंबलीज के द्वारा एक दूसरे से मिलते थे, इसमें मिलते थे और डिस्कशन करके और डिबेट करके योजना बनाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर किसी एनिमी के द्वारा, दुश्मन के द्वारा अटैक अगर होता था तो वे एक साथ मिलते थे ताकि उससे जो थ्रेट मिल रहा है उससे कैसे निपटा जाए उस पर डिस्कशन करने के लिए। वुमेन, दास और कमाकार्स जो होते थे वो ये जो सभाएं होती थी असेंबली इसमें भाग नहीं ले सकते थे। कई शक्तिशाली राजा जो पावरफुल राजा होते थे वो किंगडम को जीतना चाहते थे, मतलब संघ जो होता था उसको जीतना चाहते थे। लेकिन 1500 साल पहले तक लगभग ये जो संघ का जो था राज ये चलता रहा और लास्ट में गुप्ता रूलर्स जो थे वो इन्हें जीतकर अपने राज्य में मिला लिया संघों को। वज्जी संघ का जो वर्णन है वो दिघ निकाय से लिया गया है और दिघ निकाय जो है एक फेमस बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो ये था इम्पोर्टेंट महाजनपद। अगले चैप्टर में हम जानेंगे बुद्ध के बारे में। थैंक यू।